Excretion means removal of nitrogenous waste. That is one definition, but excretion means removal of metabolic waste, because removal of the carbon dioxide as a metabolic waste as well as water vapor as a metabolic waste is done by the lungs. So lungs are also considered as the excretory organ in our body. Yani main excretory organ in our body is kidney, which is continuously filtering the blood and removing all metabolic waste from the body. But secondarily, skin and lungs are also the excretory organs. Skin and lungs are also excretory organs, though lungs are respiratory structures which bring about gaseous exchange. And skin ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट और हमारे शरीर का ऑस्मो रेगुलेशन करने में वो काम आती है. वैसे होम्योस्टासिस का मतलब क्या होता है? बिकॉज एक्सक्रीशन इज़ अ पार्ट ऑफ होम्योस्टासिस. Homeostasis means to maintain constant temperature as well as ionic and water concentration of the body. That is known as homeostasis. Homeo का मतलब होता है same. Homeo means same and stasis means स्थिर, यानी to remain as it is, यानी जैसे है वैसे ही रखना. That is homeostasis. जैसे हमारा शरीर है वैसे ही रखो. यानी अगर ब्लड का pH 7.23 है 2 या 7.3 है तो उतना ही रखो. अगर वाटर कंटेंट शरीर का ब्लड कंटेंट हमने देखा कि 5 लीटर्स है, 5.25 लीटर्स या 5.04 लीटर्स यानी 5 लीटर्स करीबन, तो उतना ही रखो, कम ज़्यादा नहीं. pH स्लाइटली अल्कलाइन है उतना ही रखो. टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है उतना ही रखो. That is known as thermoregulation as well as osmoregulation. And homeostasis includes thermoregulation and osmoregulation. आपको लिखना है, लिखो homeostasis is equal to thermoregulation and osmoregulation. हाँ, so homeostasis means what? Thermoregulation plus osmoregulation. तो osmoregulation means ionic and water content should be same in a body, and thermoregulation means the temperature should be constant. ये दोनों करने का काम ये एक्सक्रीटरी सिस्टम करती है, और स्पेसिफिकली स्किन हमें थर्मोरेगुलेशन में मदद करती है, लंग्स भी हमें थर्मोरेगुलेशन ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में मदद करते हैं, लेकिन किडनी हमें ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करती है. किडनी ऑस्मोरेगुलेशन, स्किन थर्मोरेगुलेशन, क्योंकि जब भी वो भी थोड़ा बहुत ऑस्मोरेगुलेशन करवाती है, क्योंकि लेकिन हम नहीं बोलेंगे वो ऑस्मोरेगुलेशन करवाती है स्किन. जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब हमें पसीना आता है, तो वो पसीना जब स्किन से इवेपोरेट होगा तो शरीर ठंडा होगा, यानी वो थर्मोरेगुलेशन में मदद करती है. और थोड़ा बहुत आयंस भी उसके साथ जाएंगे. आयंस को क्यों बाहर डालना है? क्योंकि जो स्किन से अगर थोड़े से आयन सॉल्ट्स, क्योंकि पसीने में सॉल्ट होता है, लैक्टिक एसिड वगैरह भी होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ही कम प्रमाण में पसीने में होते हैं, तो ये सब भी थोड़ा बहुत मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर डालने का काम स्किन करती है. यानी बिल्कुल थोड़े प्रमाण में ऑस्मोरेगुलेशन, बट इन लार्ज एक्सटेंट इट इज़ हेल्पिंग इन थर्मोरेगुलेशन. समझिए, स्किन इन लार्ज एक्सटेंट थर्मोरेगुलेशन, स्मॉल एक्सटेंट ऑस्मोरेगुलेशन, बट टोटली ऑस्मोरेगुलेशन बाय किडनी. और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अपना, वो भी टेम्परेचर को आपने कभी कुत्ते को देखा है जब उसको बहुत गर्मी होती है तो ये अपनी टंग बाहर निकाल के हा 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 ऐसे करता है वो, क्योंकि उसको शरीर को ठंडा करना है. तो वो भी एक थर्मोरेगुलेशन का ज़रिया है. और जब आपको बहुत गर्म फील होता है, अभी समर आने वाला है, तो जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तब जैसे नाक से श्वास लेना
और जिह्वा को गोल करके, टंग को रोल करके, ऐसे करके यहाँ से छोड़ना। हाँ, शीतली प्राणायाम उससे बोला जाता है। क्यों शीतली प्राणायाम बोला जाता है? यहाँ से श्वास लिया और टंग रोल करके बाहर छोड़ा, जैसे कुत्ता भी तो करता है क्योंकि जब ये टंग से श्वास बाहर छोड़ेगा तब उसका शरीर ठंडा होगा, तो आपका भी शरीर ठंडा होगा। वो समर में आप कर सकते हो ताकि आपको धूप ना लगे, आपका शरीर ठंडा रहे। और देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट स्पेसिफिकली, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दे आर फॉर्मिंग फ्रॉम प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन्स आर फर्दर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। तो ये नाइट्रोजन किस प्रकार से अलग होता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीअमीनेशन। द रिमूवल ऑफ NH2 from any organic compound is known as deamination. This is what amino group, हाँ, जो अलग हुआ। अब इसके 3 प्रकार, ये जो अमाइनो ग्रुप अलग हुआ ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि अमोनिया अगर हम बोलते हैं एज इट इज़, तो उसको शरीर के बाहर डालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगेगा। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, देन इट इज़ हाईली टॉक्सिक, हाईली कोरोसिव। वाई इज़ इट नोन एज अमोनिया? Why is it known as toxic? Because it is very reactive. हमारे शरीर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्ट होके कुछ ना कुछ उनको गलत कर देता है। तो ये हमें नहीं चाहिए शरीर में ज़्यादा समय तक, जल्दी से बाहर निकालो। लेकिन सेल्स का डिग्रेडेशन जब हो रहा है तब ये तैयार तो हो रहा है लीवर में। लीवर के सेल में ज़्यादातर डीअमीनेशन होता है, लेकिन इस अमोनिया का क्या करें? इसको जल्दी से यूरिया में कन्वर्ट करना है। तो दैट साइकिल इज़ नोन एज क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, या यूरिया साइकिल, या ऑर्निथिन साइकिल। हाँ, क्रेब्स हैंसलेट इसलिए क्योंकि क्रेब्स और हैंसलेट नाम के साइंटिस्ट ने उनको खोजा, इस साइकिल को डिस्कवर किया, इसलिए क्रेब्स हैंसलेट साइकिल बोलो, या यूरिया साइकिल बोलो, या ऑर्निथिन साइकिल बोलो। वो वहाँ पे लीवर में ही चलती है। आपको सोचना है कि अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ लीवर में, यूरिया साइकिल भी लीवर में, आइनोसिनिक पाथवे जो यूरिक एसिड बनाएगा वो भी लीवर में। यानी सभी नाइट्रोजनस वेस्ट बनाने का काम हेपाटोसाइट्स करती है। सो ऑल नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म इन हेपाटोसाइट्स। ओके, तो शायद ये सब बातें आपके बुक में भी दी है, पढ़ते पढ़ते और भी मैं बताऊंगी। आज सिर्फ सुनो जो मैं बता रही हूँ। सो डीअमीनेशन, ऑर्निथिन साइकिल, एज वेल एज आइनोसिनिक पाथवे, ऑल दीज ऑकर इन लीवर। हाँ, लिखना है तो लिख लो, क्योंकि बाद में मेरे को फिर याद नहीं आएगा। मैं एक काम करती हूँ, ये वाला आपको भेज देती हूँ, आप लिख लेंगे क्या? एलिफेंट निकालना नहीं है आपको। वहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखना है, मैमल्स करके। ठीक है, पीरियड होने के बाद भेज देती हूँ। ये मैं भेज दूँगी। ये वाला चार्ट आपको निकालना है। इसके पहले के चार्ट्स निकालें आप लोगों ने, इसके पहले के निकालें। प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स और फिर NH2। NH2 का कन्वर्शन अमोनिया में हो सकता है फिशेस में, बिकॉज रिमूवल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये तीनों में क्या फ़र्क है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। पे अटेंशन युगल, ध्यान है ना तुम्हारा? अमोनिया इज हाईली कोरोसिव, hence has to be removed as early as possible from the body. It is highly soluble in water, so requires large amount of water for its removal.
it requires large amount of water for removal, and that water is available only to freshwater fishes, and hence only freshwater fishes they are ammonotelic. अमोनोटेलिक का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. देन let us go ahead. Urea is less toxic than that of ammonia, hence it can be stored for some time. Its removal requires less water than that of ammonia. So there will be no scarcity, there will be conservation of water if the organism is removing its nitrogenous waste in the form of urea. But more energy is required in the formation of urea, because ammonia is simple molecule, but urea is obtained after fusion of one carbon dioxide and 2 NH2, because one carbon dioxide plus twice NH2 will form, NH3 twice NH3 will form urea. You see, यूरिया इज CONH2/2. तो ये कैसे फॉर्म होगा? 1 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 NH2, यानी अमाइनो ग्रुप्स. 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 अमाइनो ग्रुप्स. इससे क्या बन रहा है? यूरिया. तो इसके फॉर्मेशन के लिए कुछ ज़्यादा एनर्जी लगेगी. वैसे भी एक पाथवे से ये फॉर्म होता है. उस पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया जाता है और 2 अमाइनो ग्रुप्स भी लिए जाते हैं, और फिर वहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन होता है. दैट इज़ ऑर्निथिन साइकिल. साइक्लिक है वो, लेकिन उसके लिए ATP लगेंगे. अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए ATP नहीं लगे हैं. नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. दिस इज़ डीअमीनेशन प्रोसेस. But here more energy is required, and highest amount of energy is required in uric acid formation, because it is more complicated than urea. तो अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो लीस्ट एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मोर देन दैट यूरिया, मोर देन दैट यूरिक एसिड. अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो हाईली टॉक्सिक इज अमोनिया, लेस देन दैट यूरिया, लेस देन दैट यूरिक एसिड. अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो सिंपलेस्ट इज अमोनिया, मोर देन दैट यूरिया, मोर देन दैट यूरिक एसिड. अगर हम वाटर सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पानी में सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल इज अमोनिया, लेस देन दैट यूरिया, लेस देन दैट, और least, or we can say not soluble in water is uric acid. यूरिक एसिड यहाँ पे देखिए आप, दिस इज़ यूरिक एसिड. ये देखो, ये पक्षी जो ड्रॉपिंग्स दिखाते हैं ना, इसमें ये जो पाउडरी रहता है दैट इज़ यूरिक एसिड, क्योंकि ये पानी कम पीते हैं और कम बाहर डालते हैं. अगर ये ज़्यादा पानी पिएंगे तो उनका शरीर हेवी हो जाएगा. तो ये पानी भी कम पीते हैं और शरीर के बाहर भी कम ही डालते हैं. तो इसलिए इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर है दैट इज़ द यूरिक एसिड. सो यूरिक एसिड इज़ लीस्ट टॉक्सिक, इट इज़ पाउडरी एंड कैन बी स्टोर्ड and requires very less amount of water because it is insoluble in water. So it will be expelled out along with the digestible material. जो भी वो खाते हैं ना पक्षी, तो उसके साथ उसका जो नॉन डाइजेस्टेड रीजन है बाहर जाएगा उनके क्लोएका से, उसके साथ ही यूरिक एसिड भी बाहर जाता है. यानी उनका इजेशन और एक्सक्रीशन एक दूसरे के साथ होता है. मेटाबॉलिक वेस्ट और अनडाइजेस्टेड वेस्ट ये दोनों भी एक साथ ही बाहर निकलेंगे. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दे डोंट हैव मच वाटर टू वेस्ट. They do not urinate. यूरिनेशन पक्षी और रेप्टाइल्स नहीं दिखाते. अगर दिखाते रहते ऊपर से बारिश होती रहती थी, अपने बारिश नहीं होती है. इसका मतलब दे डू नॉट यूरिनेट. हाँ, तो हाँ देखिए, जो भी अमोनिया की फॉर्म में
नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर डालते उनको बोलेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। जो भी यूरिया के फॉर्म में कुछ यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर डालते हैं, दे आर नोन एज यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और यूरियोटेलिज्म इज द नेम ऑफ प्रोसेस, और यूरिकोटेलिज्म is the name of process and the organisms are known as uricotelic organism. So uricotelic यानी uricotelic is the adjective and uricotelism is the noun process है, समझ में? यानी ऑर्गेनिज्म को लगाना है तो हम बोलेंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और अगर प्रोसेस के बारे में बोलना है तो आप बोलेंगे यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म समझ में आया? तो यूरियोटेलिज्म और अमोनोटेलिज्म ऐसे अलग अलग ये प्रोसेसेस है। अब हर एक ऑर्गेनिज्म ये अलग अलग प्रोसेसेस क्यों दिखाता है वो भी हम देख लेंगे फिशेस के बारे में। इफ़ द fishes are freshwater fishes, नीचे लिखा है these are freshwater fishes, they are continuously engulfing water and removing that through the gills, but that water is hypotonic to their body. उनका जो ब्लड है वो अबाउट 300 मिली ऑस्मोल की ऑस्मोलरिटी दिखाता है। अब ऑस्मोलरिटी यानी क्या होता है, उसका आयनिक कंटेंट मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी है दैट इज़ ऑस्मोलरिटी। आई हैव गिवन दिस टर्म इन माय नोट्स, आपको नोट्स मिल जाएंगी कल, मैंने उसको बोला था प्रिंट आउट निकालने के लिए, दी क्या उसने नहीं थी। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम वाटर एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन। हॉबन ने सबसे पहले ये टर्म दी है। फिर ऑस्मोलरिटी, ऑस्मो कन्फर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर, होमियोस्टासिस ये दिया है। ऑस्मोलरिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर आयनिक कंटेंट इन अ वाटर, उसके लिए जो मेजर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑस्मोलरिटी। नोट्स में आया है कि नहीं? उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। लिखो ऑस्मोलरिटी इज process of measurement of solute concentration, process of measurement of solute concentration, process of measurement of solute concentration, it is known as osmolarity. It is number of osmoles of solute per liter of solution. फिर से एक बार बताती हूँ, इट इज़ नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से एक बार, नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ अ सोल्यूट पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोलरिटी। और ये कैसे लिखी जाएंगी? ऑस्मोल पर लीटर, OSM पर कैपिटल L, ऐसे इसे लिखते हैं। The osmotic concentration of a solution expressed as the osmole of a solute per liter of a solution. The concentration of a solution is osmolar unit. तो
ये ज़्यादा अच्छा आपको सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है ना केमिस्ट्री में, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। बाकी बायोलॉजी के लिए जितना चाहिए वो मैंने बताया। ऑस्मोलैरिटी इज़ द मेजर ऑफ नंबर ऑफ ऑस्मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ वाटर। तो हम ब्लड के लिए ऐसा बोलते हैं कि 300 मिली ऑस्मोल इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड, और ये जो फ्रेश वाटर है उसका 50 मिली ऑस्मोल है। तो आयनिक कंटेंट ये ब्लड में ज़्यादा है कि वाटर में, बताओ। आयनिक कंटेंट पानी में। कौन से पानी में? जो फ्रेश वाटर है। सपोज दिस इज़ फ्रेश वाटर फिश ना, तो बाहर का जो पानी है फ्रेश वाटर, उसमें 50 मिली ऑस्मोल का कॉन्सेंट्रेशन है सपोज, उससे भी कम हो सकता है आयनिक कॉन्सेंट्रेशन फ्रेश वाटर का, और इसके शरीर में 300 मिली ऑस्मोल है, समझो। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम द वाटर विच इज़ engulfed out, that will pass very easily into the internal tissues, and the fishes will have to remove that extra water continuously because their internal blood conditions are hypertonic than that of the outer water. So water will continuously enter into their body through various open parts, and if they are continuously engulfing the water, then internal membrane will absorb that water because the blood surrounding that membrane has more osmolarity than that of water. So they will have to remove that water continuously, otherwise the turgidity will develop, and water contents of the body should be always maintained, otherwise there will be no regulation, they will swell from inside. This should not happen, hence they will continuously expel the water. वैसे ये भी वाटर एक्सपेल करती है, लेकिन ये इनको क्या प्रॉब्लम रहेगा कि अपने आयंस को बचा के रखना है, लेकिन पानी को बहुत सारा बाहर डालना है। अब आयंस को बचाने के लिए उनके शरीर के ऊपर अच्छे से स्केल्स रहते हैं। हाँ देखो, placoid scales are present over the body of chondrichthyes, or we can say marine fishes, and ctenoid and cycloid scales which are more sturdy, हाँ महीन नहीं है, delicate नहीं है, वो बहुत sturdy है, they are present over the freshwater fishes, osteichthyes, mostly the osteichthyes। तो उनका शरीर स्केल से कवर्ड है ताकि पानी बहुत ज़्यादा शरीर में एंटर नहीं कर रहा है, स्वेलिंग नहीं होगा। देखो, अपटेक ऑफ सॉल्ट आयंस बाय द गिल्स, और उनको क्या करना है कि अपने आयंस को बचाना है। तो जो भी पानी बाहर जा रहा है ना, तो गिल्स के ऊपर बहुत सारे आयन एब्सॉर्बिंग सेल्स हैं, जो पानी बाहर जा रहे हैं उससे वो आयन को एब्सॉर्ब करके शरीर में डाल देते हैं, क्योंकि अपने आप उन बाहर के पानी में आयंस कम, उनके शरीर में ज़्यादा, तो आयंस विल गो फ्रॉम बॉडी टू वाटर, और बाहर का जो पानी है वो हाइपोटोनिक है और उनका ब्लड हाइपोटोनिक है। सो व्हाट विल हैपन? देयर बॉडी विल एब्सॉर्ब द वाटर, सो दे वांट टू रिमूव द वाटर बट टू एब्सॉर्ब द आयंस। उनको करना क्या है? आयंस को रिटेन करना है और पानी को बाहर छोड़ना है। फ्रेश वाटर फिशेस, very simple, they will have to remove the water from the body and to retain or absorb ions in their body। उनको आयंस को बचाना है, पानी को बाहर छोड़ना है, ये उनके साथ प्रॉब्लम है, और वो उससे डील करते रहते कंटिन्यूसली होम्योस्टैसिस के। लेकिन वही अगर मराइन फिशेस है, मराइन फिशेस पानी में है कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो यूरियोटेलिक है और यह अमोनोटेलिक है, इनके पास बहुत सारा पानी है, अमोनिया के साथ पानी को छोड़ो बाहर, छोड़ो बाहर, छोड़ो बाहर। अमोनिया इज हाईली soluble in water, much water is expelled outside, but these fishes will not expel much water, they will have to conserve the water। इनसे इनकी कंडीशन उल्टी है, they have to conserve the water and to remove the ions। तो इनके जो आयंस है गिल से मोनो
वैलेंट आयंस रिमूव होते हैं कंटिन्यूसली उनके शरीर से, और डाई वैलेंट आयंस जैसे कि Ca डाई पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, they are removed from feces. They are removed through feces. Monovalent ions through gills, and divalent ions and larger ions through feces. They are continuously expelled outside. Otherwise, their body will become greatly hypertonic. क्योंकि आयंस तो मराइन वाटर में कितने ज़्यादा क्षार या सॉल्ट होते हैं कि नहीं, वो शरीर में उनके भर जाएंगे और फिर शरीर नहीं काम करेगा. देखो, दीज आर द गिल्स. ये कंटिन्यूसली फिशेस पानी अंदर लेती है और गिल्स से छोड़ती है. हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स देखने हैं जहाँ से जो अलग अलग प्रकार से एक्सक्रीशन दिखाते हैं. सो लेट अस सी. 1 minute. अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक तो मैंने बताया. अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स, पेज नंबर 291. A survey of animal kingdom presents a variety of excretory structures in most of the invertebrates. These structures are simple tubular form, whereas vertebrates have complex tubular organs like kidney. Some of these structures are mentioned here. Protonephridia. सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए कि सेल यूनिसेल्यूलर एनिमल्स यानी प्रोटोजुआ डैश कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. unicellular animals dash protozoa डैश देके लिखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. यानी प्रोटोजुआ में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल. अमीबा में क्या है, पैरामेशिया में क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है. जो कि उनके शरीर में अगर ज़्यादा पानी होता है या आयंस होते हैं गलती से, तो उससे बाहर निकालने का काम करते हैं, है ना. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द. सो व्हाट इज द एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, एनिमल बोलेंगे. यूनिसेल्यूलर एनिमल में एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तो बात ही नहीं. ऑर्गेनेली क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ठीक है. These structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organs called kidney. Some of these structures are mentioned here. Protonephridia or flame cells are the excretory structures in Platyhelminthes. इससे हम प्रोटो यानी सबसे पहला ऐसा कुछ सेल मिला प्लैटिहेल्मिंथिस में कि जो शरीर में रहने वाले घोल को, शरीर के जो भी सर्कुलेटरी मटेरियल है उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग निकाल के उसे शरीर के बाहर डालने में मदद करता है. तो वो जो फर्स्ट एवर सेल दिखा एनिमल किंगडम में वो है प्रोटोनेफ्रिडिया. ओके. तो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स ये इस प्रकार से रहती है. ये ड्यूजेसी प्लानेरिया है ना, ये इसमें ये फ्लेम सेल दिखे आपको, ये इसी को हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया. दिस इज फ्लेम सेल. इसका न्यूक्लियस है और ये मशाल के जैसी दिखती है. पहले ज़माने में मशाल रहती थी ना, ऐसे उसके जैसी दिखती है वो फ्लेम. एक स्टिक के ऊपर ऐसी फ्लेम जलती हुई उसके जैसी दिखती है. हेंस इट इज़ कॉल्ड एज फ्लेम सेल. दिस इज़ रोटीफेरा. रोटीफेरा ये माइनर फाइला में आता है
और बहुत ही छोटे क्रीचर से निमैथेलमिंथिस निमैटोडा से मिलता जुलता ये फाइला है सूडोसिलोमेट। निमैटोडा है सूडोसिलोमेट, वैसे ही ये रोटीफेरा भी सूडोसिलोमेट है। और माइनर फाइला उसी को हम बोलते हैं जिसमें बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमने टीनोफोरा देखा। टीनोफोरा इज़ माइनर फाइला। सिलेंटरेटा के बाद आपके बुक में टीनोफोरा दिया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो माइनर फाइला। ये रोटीफेरा भी माइनर फाइला है। इसके शरीर के ऊपर कैलकैरियस शेल जैसा होता है और बहुत सारे रोटीफर्स अगर एक दूसरे के ऊपर एक कवर करके, यानी वो मरने के बाद उनका लेयर 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 फॉर्म होते हुए वैसे ही बनेगा जैसे कोरल रीफ बनता है। हाँ, कोरल रीफ के जैसे ही ये रोटीफर की वॉल बन सकती है अगर बहुत सारे लेयर्स वहाँ पे बन जाए। और छोटे क्रीचर्स ना बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। बड़े क्रीचर्स जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होते, लेकिन छोटे क्रीचर्स जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं देयर मल्टीप्लिकेशन पावर इज़ ग्रेट, तो फिर वो ऐसी वॉल वगैरह बना सकते हैं ईयर आफ्टर ईयर। दिस इज़ फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का दूसरा नाम क्या है? प्रोटोनेफ्रेडिया। हाँ, सोलेनोसाइट ये शब्द यहाँ पे नहीं आया है, आपको लिखना है सोलेनोसाइट। फ्लेम सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोलेनोसाइट। फ्लेम सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोलेनोसाइट। Are the excretory structures in Platyhelminthes? Rotifers and some annelids and cephalochordate means amphioxus. इनमें भी इसी प्रकार की फ्लेम सेल होती है। तो सिर्फ प्लैटीहेल्मिंथिस करेंगे क्या आप? नहीं। अब 4 नाम बताइए। प्लैटीहेल्मिंथिस, रोटीफेरा, सम एनेलिड्स एंड cephalochordata यानी एम्फियोक्सिस। इन चारों ग्रुप्स में फ्लेम सेल ही होती है। फिर से 4, प्लैटीहेल्मिंथिस, रोटीफेरा, सम एनेलिड्स एंड cephalochordata। cephalochordata यानी एम्फियोक्सिस। तो इन सभी में क्या होता है? प्रोटोनेफ्रेडिया होता है। प्रोटोनेफ्रेडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विथ आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। तो प्रोटोनेफ्रेडिया आर प्राइमरीली, ये वाक्य बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि जो भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में मदद करते हैं, लेकिन प्रोटोनेफ्रेडिया स्पेसिफिकली ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करता है, इसलिए आपको अलग से लिखना है। अब ऊपर लिखिए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हेल्प in thermoregulation, osmoregulation, and in removal of nitrogenous waste and removal of metabolic waste. Thermoregulation, osmoregulation and removal of nitrogenous waste. देखो, कभी कभी एक्सक्रीशन की डेफिनेशन सिर्फ ऐसी होती है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन स्पेसिफिकली स्पीकिंग हमें दोनों चीज़ें बतानी चाहिए कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, सिर्फ नाइट्रोजनस नहीं तो फिर वहाँ पे स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आता ही नहीं था। यानी हमने क्या बोलना चाहिए कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट तो ठीक है, लेकिन ऑल टुगेदर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation। ये समझ में आया आपको? यानी ये रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में कम ही मदद करता है।
वो ज़्यादातर ये चारों ग्रुप में यानी सेफालोकॉर्डेड, सम एनिलेट, रोटिफर्स और प्लैटीहेल्मिन्थेस में ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है. सो सोलेनोसाइट हेल्प मोर इन ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा आयंस एंड वाटर सो दैट द आयनिक एंड वाटर कंटेंट्स ऑफ द बॉडी विल बी सेम. दैट इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन. Nephridia are the tubular excretory structures of earthworms and other annelids. Nephridia help to remove nitrogenous waste and maintain fluid and ionic balance. देखिए ये वाला नेफ्रिडिया है, ये और एम्फियोक्सिस इसमें भी है सोलेनोसाइट. ये एनिलीड्स है, कुछ एनिलीड्स में भी सोलेनोसाइट है. लेकिन अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म इज़ वेल स्टडीड एनिलीड फ्रॉम ओलिगोकीटा. क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस नहीं है तो ओलिगो यानी फ्यू, ओलिगो कीट्स हम उनको बोलते हैं. कीटा का मतलब सीटी होता है, वहाँ पे उसे कीटी बोला. तो ओलिगो कीट्स का मतलब क्या होता है? फ्यू बॉडी प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट. अब देखिए ये क्या है? दिस इज़ नेफ्रिडिया. ये वाला दिखा आपको, ऐसे कॉइल्ड ट्यूब है, ऐसे गोल 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 करके. तो ये क्या करती है, यहाँ से पानी जाएगा तो शरीर को क्या चाहिए वो खींचा जाएगा, शरीर से क्या बाहर डालना है डाला जाएगा उसमें. शरीर को अगर कुछ आयंस चाहिए तो वहाँ से खींच के ट्यूब्यूल में डाल दो. फिर से एक बार, शरीर में अगर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वो खींच के वो ट्यूब्यूलर फ्लूइड में डालना है. या अगर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो ट्यूब्यूलर फ्लूइड से उसे निकालो, फिर से शरीर को दो. वैसे ही पानी का, अगर शरीर में पानी की कमी है तो ट्यूब्यूलर फ्लूइड से पूरा पानी खींच लो, पूरा नहीं, ज़्यादातर पानी खींच लो और शरीर को दे दो वापस. और शरीर में ज़्यादा पानी है तो ट्यूब्यूल से बाहर जाने दो उसे. यानी एज अ होल मेंटेन किया जाएगा आयनिक और वाटर परसेंटेज शरीर का. दैट इज़ नोन एज माल्फिजियन ट्यूब्यूल. नेफ्रिडिया, ये यहाँ पे नेफ्रिडिया है और कॉकरोचेस में माल्फिजियन ट्यूब्यूल है. दिस इज़ नोन एज नेफ्रिडिया. आपने देखा ये करीबन नेफ्रॉन के जैसे है. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सब ने देखा हुआ है. एट 10th में आपको नेफ्रॉन था, ऐसे ग्लोमेरुलस है, वहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, एक लंबा ट्यूब उससे जुड़ा हुआ है जहाँ पे एक्सचेंज की पॉसिबिलिटीज़ है बॉडी के ब्लड के साथ. वैसे ही है ये. सो दिस इज़ प्रिमिटिव नेफ्रॉन. नेफ्रिडिया इज़ प्रिमिटिव नेफ्रॉन. ये वाला, इसमें 2-3 प्रकार के नेफ्रिडिया, 3 प्रकार के नेफ्रिडिया होते हैं, हमने अर्थवर्म में देखा. नाउ दीज आर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. देखो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो कि आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा में होते हैं, ये गट से ही जुड़े हुए हैं. देखो ये उनका गट है. माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मेसेंसिफेलॉन एंड ये मेसेंसिफेलॉन नहीं, मिड गट, सॉरी वेरी सॉरी, एंसिफेलॉन ये शब्द ब्रेन में आना चाहिए. मिड गट, मिजेंटेरॉन ऐसा ही आना चाहिए यहाँ पे, और हाइंड गट. ठीक है, तो ये मिड गट और हाइंड गट के बीच में जो रहेगा दैट इज़ नोन एज माल्फिजियन ट्यूब्यूल. और मिड गट के बहुत पहले जो रहेगा ये है हेपेटिक सीकी. ये वाली जो है ये है हेपेटिक सीकी. यानी हमारे शरीर में जो लीवर का काम है वही काम ये हेपेटिक सीकी यहाँ पे करती है, यानी वो डाइजेस्टिव सिक्रीशन करती है. और ये वाला मिड गट है, और मिड गट जहाँ पे ख़त्म होता है और हाइंड गट शुरू होता है उस जंक्शन पे माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है. माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स को बड़ा करके यहाँ पे दिखा है. ये सिंगल लेयर से लाइंड होते हैं एंड दे कैन ब्रिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडी फ्लूइड एंड गट. यानी इसके बाहर क्या रहेगा, ये देखो इनके बाहर क्या है बताओ. इनके बाहर यहाँ पे क्या है, उनका बॉडी फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड है ना उनका.
ये ओपन सर्कुलेशन, क्या बोलो, सिलोमिक फ्लूइड जो है, हीमोलिम्फ, वेरी गुड, दिस इज नोन एज हीमोलिम्फ। आपने भी वही बोला था, हाँ, सुनाई नहीं देता ना बोला। तो हीमोलिम्फ, दिस इज व्हाट, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ को कंटिन्यूअसली फिल्टर करने का काम ये कर रहे हैं। तो अगर हीमोलिम्फ में पानी बढ़ जाता है तो इसमें पानी ज़्यादा चला जाता है, यहाँ पे आयंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे आयंस चले जाओ। फिर ये पानी और आयंस को डालेगा गट में, और ये हाइंड गट से जो भी फीसेस बाहर जा रही है, क्लोएका है उनका, ये रेक्टम है, तो उसके साथ ज़्यादा के आयंस और पानी भी बाहर। सो देर इज़ नो अदर excretory pore. Digestible matter and excretory matter is all together driven out through cloaca. तो बॉडी फ्लूइड से जो भी यहाँ पे डाला जा रहा है वो भी यहीं से बाहर जा रहा है, और जो उसने खाया, क्योंकि ये गट है ना उसका, जो इजेस्टेबल वेस्ट है वो भी यहीं से बाहर जा रहा है। दिस इज़ अबाउट आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा कॉकरोच। ओके, ये है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो ब्लड को फिल्टर करते हैं कंटिन्यूसली। और अबाउट 120 to 150 मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट देयर एंड 8 hepatic cici are present. 8 to 10 ना, 8 to 10 hepatic cici are present. They are digestive in nature. They release digestive secretions. फिर ये ग्रीन या कोक्सल ग्लैंड्स जो रहती है ना, वो क्रस्टेशियंस में रहती है। दिस इज लोबस्टर, हाँ बोलो, ग्रीन या कोक्सल ग्लैंड्स, अरैक्निडा, ये क्रस्टेशिया दिख रहा है, ये क्रस्टेशिया है, ये एंटीनल ग्लैंड इन क्रस्टेशिया। ओके, और यहाँ पे क्या दिखेगा, अरैक्निडा में ग्रीन ग्लैंड दिख रही है क्या आपको, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ग्रीन ग्लैंड शब्द दिख रहा है आपको, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे। Malphizian tubules are excretory structures of most of the insects including cockroaches. Malphizian tubules help in removal of nitrogenous waste and osmoregulation. Antennal glands or green glands perform the excretory function in crustaceans like prawn. मैंने वही बोला ना अभी, ग्रीन ग्लैंड्स इन क्रस्टेशियंस, वही बोला ना, हाँ। तो लेकिन ग्रीन ग्लैंड्स इन अरैक्निडा ये भी है बेटा, ग्रीन ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अरैक्निडा। और यहाँ पे जो स्पेसिफिकली बोलेंगे तो वो एंटीनल ग्लैंड्स है, ग्रीन ग्लैंड्स इन अरैक्निडा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये जो है ये अरैक्निडा है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ये वाले मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है। लेकिन कोक्सल ग्लैंड्स, लेकिन आपको कोक्सल ग्लैंड्स, हाँ ये कोक्सी लेग्स, कोक्सी ऑफ लेग्स दिया है, तो कोक्सल ग्लैंड्स लिख लीजिए आप, कोक्सल ग्लैंड्स इन अरैक्निडा, ग्रीन और एंटीनल ग्लैंड्स इन क्रस्टेशिया एंड कोक्सल ग्लैंड्स इन अरैक्निडा। कोक्सल ग्लैंड्स इन अरैक्निडा। तो इस प्रकार से अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग क्रीचर्स में रहते हैं जो कि बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करके, जैसे यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, दे विल फिल्टर द बॉडी फ्लूइड एंड देयर कंटेंट्स या digestible excretory waste will be driven out through
non-digested material, undigested material out of the body. Next part is of kidney and other parts of the excretory system. सिर्फ मैं किडनी के पोजीशन के बारे में आपको बताती हूँ. किडनी इज़ रेट्रोपेरिटोनियल, क्योंकि ये देखिए, ये जो पाउच नज़र आ रही है ना आपको, दैट इज़ पेरिटोनियम. दिस कंप्लीट पाउच इज़ नोन एज पेरिटोनियम, in which the liver, stomach and various small intestinal folds are present. From outside the ovaries are lined by the peritoneum. Ovaries बाहर से lined है peritoneum से, and testes are also lined by peritoneum. हमने देखा ovaries and testes are lined by peritoneum. और ये पेरिटोनियल पाउच के पीछे के तरफ, जो कि वर्टेब्रल कॉलम और पेरिटोनियल पाउच या बॉडी वॉल, डॉर्सल बॉडी वॉल और पेरिटोनियल पाउच के बीच में किडनीज रहती है. हाँ, सो दे आर रिट्रोपेरिटोनियल, मीन्स बैक टू द पेरिटोनियम. आप इमेजिन करो, ये जो पाउच है ना, इसी को हम बोलते हैं पेरिटोनियम, और किडनीज यहाँ पे रहेगी सेकंड लंबर वर्टेब्रा के पास, करीबन फर्स्ट टू सेकंड लंबर वर्टेब्रा के पास किडनी रहती है. पीठ में रहती है वो, पीठ के पास. ये देखिए, किडनीज आर रिट्रोपेरिटोनियल. यहाँ पे भी नज़र आ रहा है. ये देखो, ये जो दो है ना, देखिए, दिस टू आर किडनीज, 1 and 2. और ये जो नज़र आ रहा है वो पेरिटोनियम है पूरा. ये दिखा, ये टीएस है. तो टीएस में ये अलग अलग सेक्शंस दिख रहे हैं इंटेस्टाइन के, क्योंकि इंटेस्टिनल फोल्ड्स थी ना वहाँ पे, तो उसके अलग अलग सेक्शंस आपको दिख रहे हैं. ये टीएस है बॉडी का, और इसमें ये वाली है पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम के पीछे की तरफ ही किडनी है. हरदम आपको ध्यान में रखना है कि किडनीज आर प्रेजेंट एट द बैक साइड, एट द डॉर्सल. कभी कभी पीठ बहुत ज़्यादा दर्द करती है, क्योंकि किडनी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, किडनी में स्टोन हो सकता है. तो नीचे वाली पीठ में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो किडनी का डिसफंक्शनिंग वहाँ पे हो सकता है. सो दे आर रिट्रोपेरिटोनियल. देखिए, किडनी की जो पोजीशन है आपके शरीर में वो इस प्रकार से है, एंड किडनीज आर वेरी स्मॉल. ये ऐसे पकड़ी हुई है यहाँ से यहाँ तक सिर्फ. हाँ, सो दीज आर किडनीज present at the dorsal side. They are retroperitoneal, means they are lined by peritoneum to their ventral side, not to their dorsal side. Suppose these are kidneys, तो उनके वेंट्रल साइड से उनके ऊपर पेरिटोनियम है, लेकिन डॉर्सल साइड से उनके ऊपर पेरिटोनियम नहीं है. यू कैन राइट किडनीज आर रिट्रोपेरिटोनियल एंड लाइंड बाय पेरिटोनियम to their ventral side. Lined by peritoneum to their ventral side. So here we will stop for today.